हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अतीत से वर्तमान का भाग 3 का कक्षा 8 का हम लोग रीडिंग करते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर पे सबसे पहले जाते हैं, ठीक ना? क्योंकि रीडिंग आप लोग खुद करिएगा घर पर। तो देखिए, पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे, ठीक है ना? कब, कहाँ और कैसे, यानी इतिहास का प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों कालखंडों के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से। सारी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेनी है, क्योंकि यदि हम रीडिंग करवाने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, है ना? आप लोग अपना घर पे रीडिंग करिए, समझिए उसको, और हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये लेटर वगैरह, ये पेपर, न्यूज़पेपर, फिर आगे है हमारा मानचित्र, भारत का मानचित्र, बिहार का मानचित्र, वो सब आप लोगों को देख लेना है अच्छे से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। इसको आप लोगों को देखना है, समझना है। और हम लोग आते हैं अभ्यास पे। अभ्यास पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान है, तो उस पर हम लोग रिक्त स्थान को भर ले रहे हैं। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक, यहाँ मुनाफा रखा जाएगा, मुनाफा कमाना। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, ठीक है, यहाँ मुनाफा भरा जाएगा। ख में देखिए, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण, ठीक ना? यहाँ भरा जाएगा पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। ग देखिए, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। घ देखिए, घ में आगे ही रिक्त स्थान है, में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? अभिलेखागारों में। कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागारों में। तो घ में यहाँ हम भरेंगे अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। अंगा देखिए, समय के साथ देश और राज्य की, यहाँ हमें क्या भरना है? सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, तो यहाँ लिखना है भौगोलिक। समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सही और गलत बताइए। इसमें सही और गलत बस केवल हमको बताना है। जैसे क देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये सही है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ये बिल्कुल सत्य है। ख देखिए, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। क्या ये सही है या गलत? ये गलत है, उचित नहीं था, ठीक ना? जो धर्म के आधार पर बांटा गया था, जेम्स मिल ने बांटा था, ये बिल्कुल गलत था, तो इसको हम गलत लिखेंगे। ग देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, तो यह भी गलत है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, ये बिल्कुल गलत है। घ देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो यह भी गलत है। ऐतिहासिक स्रोतों से आम आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो इसमें भी हम गलत भरेंगे। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई है, यह भी गलत है, क्योंकि आज़ादी के पहले जो देश की भौगोलिक सीमा थी वह अब बिल्कुल से काफ़ी हद तक बदल गई है, तो इसको भी हम गलत लिखेंगे, यहाँ गलत लिखेंगे। फिर आते हैं, आइए विचार करें में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फ़र्क पाते हैं? उदाहरण सहित
लिखिए। तो मध्यकाल और आधुनिक काल के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके बारे में हमें लिखना है और उदाहरण भी देना है ना। तो आप लोग, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग उसको लिखिए, इसका आंसर लिखिए। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, पत्थरों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों की मदद से कुछ खास लोगों, विशेषतः शासकों के बारे में कुछ ही जानकारियाँ मिलती हैं। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक व व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रामाणिक हो गए हैं। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या और विविधता में और भी वृद्धि हुई है। एक स्पष्ट उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपियाँ बनती थीं, जिनकी संख्या बेहद सीमित होती थी। पर आधुनिक युग में प्रेस के आविष्कार से सरकारी विभाग की कार्रवाइयाँ और उनके दस्तावेज कई प्रतियों में बनना संभव हो गया है। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। ठीक है ना। तो समझ में आया आप लोगों को कि मध्यकाल के और आधुनिक काल के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनमें क्या फ़र्क है। पहले पांडुलिपियाँ हाथ से बनती थी और अब मशीनों के द्वारा, प्रेस के द्वारा छपाई होती है और इससे बहुत ज़्यादा काम तेज़ी से बढ़ जाता है ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहाँ तक सीमित हैं। तो जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास के कालखंडों को बांटा है उस पर बताना है कि क्या वो जो जिस प्रकार से कालखंडों को बांटा है वो क्या आप लोगों को सही लगता है या गलत लगता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इसको लिखिए, दूसरे का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप लोग। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको कोष्ठक में कर लीजिएगा, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। अपनी इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंड के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने भी मान लिया, पर ऐसा करना गलत था। किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म पर नहीं होता। इसके पीछे कई कारक होते हैं, जिनमें आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और राजनीतिक आदि कारण शामिल होते हैं। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के कालखंड को बांटने का जो आधार है, यानी शासकों का धर्म का ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार, बेहद दकियानूसी विचार है और मैं इस संकीर्ण विचार से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। तो और तीसरा क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेज़ों को हम कैसे और कहाँ-कहाँ सुरक्षित
रख सकते हैं। सरकारी दस्तावेज जो होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से और कहाँ कहाँ सुरक्षित रखते हैं, इसका आंसर आप लोग लिखिए। अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में भी सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। अब तो सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखा जाने लगा है। ठीक है ना। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथे का आंसर, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग किया होगा पाठ में। यूरोप में परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। आप लोग इसका आंसर नोट करिए। आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन कर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक व धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाकर गणतंत्र की ओर दिशा बढ़ाई। इसका असर विश्व के अन्य भागों में भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देशों में गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना संभव हुई। साथ ही यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ। इससे अन्य देशों में भी औद्योगिकीकरण हुआ। जिससे शहरों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार फलने फूलने लगा और मशीनों पर और उनसे बने सामानों पर लोग निर्भर होने लगे। इन यूरोपीय घटनाओं ने आधुनिक काल की प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल की प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये हो गया आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। तो हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। नेक्स्ट लेसन हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके। और आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ओके। बाय बच्चों।